प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करेंगे उसमें सबसे पहले ऐवान बाला की बेतौकीरी। सेनेटर सलीम मांडीवाला फट पड़े, चेयरमैन सेनेट की मुद्दत में तोसी की मुखालफत कर दी। 6 सालों में ऐवान में क्या क्या हुआ, बड़े इंकशाफात, कई राजों से पर्दे हटा दिए। रिटायर होने वाले सेनेटर्स की अलविदाई जज्बाती तकारीर, किसने क्या कहा, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इस्तीफे से जान न छूटी, सुप्रीम कोर्ट जजेस का भी एहतसाब शुरू। जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी मिस कॉन्डक्ट के मुर्तकिब करार, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करने की सिफारिश कर दी। जस्टिस नकवी पर क्या क्या इल्जाम थे और उनके इस्तीफे की वजूहात क्या थी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे इक्तदार मिलते ही नवाज शरीफ के दोनों साहिबजादे पाकिस्तान की तरफ उड़ान भरने को तैयार। नैब रेफरेंसेज में हसन और हुसैन के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। 7 साल तक इश्तहारी रहने वाले हसन हुसैन की वतन वापसी में हायल रुकावटें हटा दी गईं। इसके अलावा बात करेंगे मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हलफ ना लेने के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी। सेनेट और सदारती इंतखाब में रुकावट पैदा होने का खदशा, अगली समात पर अटॉर्नी जनरल तलब। ये तमाम मौजूआत हैं जो आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सलीम मांडीवाला साहब, चेयरमैन खजाना कमेटी सेनेट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम मांडीवाला साहब। हमारे साथ मौजूद है सलीम मांडीवाला साहब। अच्छा, लाइन ड्रॉप हुई है। क्लास साहब हमारे साथ मौजूद है और ही इज वेरी रेलेवेंट, क्योंकि आज इनकी भी एक बड़ी जबरदस्त तकरीर थी जिसमें उन्होंने काफी तजावीज दी, इंकशाफात किए, शिकवे शिकायतें की और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने बात की, उसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पूछने वाला है। तो ओवरऑल क्या किस तरह की तकरीर थी तमाम सेनेटर्स की और खास तौर पे सलीम मांडीवाला साहब की? क्योंकि ये सेनेट बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसकी टेन्योर ख़त्म होने वाली है। नए सेनेटर जो है 50%, क्योंकि हर 3 साल बाद जो है तो 50% रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पे नए लोग जो हैं वो आ जाते हैं, इलेक्ट होते हैं। सो अगर होता ये है कि हर 3 साल बाद जब वो ये सेनेटर जाने लगते हैं तो वो अलविदा स्पीचेस करते हैं हाउस के अंदर। चेयरमैन साहब भी मतलब हर 3 साल बाद ये उनको सेलेक्ट किया जाता है। अगरचे इस वक्त और बहुत सारे इस वक्त नेशनल सीन पे इश्यूज़ हैं जो नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो सेनेट में हम देख रहे हैं जो आज उन्होंने बातें की हैं सलीम मांडीवाला साहब ने, सो और जिससे ये लग रहा है कि शायद कोई जो मसला जो था वो उनका चेयरमैन सेनेट का, उनका एक्सटेंशन का मसला है कि वो ये चाहते हैं कि एक्सटेंशन की जाए, जब तक कोई नए चेयरमैन वो नहीं आते तो उनको उस पर कंटिन्यू करना चाहिए। तो लगता है ये है कि सलीम मांडीवाला साहब हूँ या इनके सेनेट के बाकी दीगर लोग जो हैं, स्पेशली पीपल्स पार्टी, वो इस फेवर में नहीं है और वो अपोज कर रहे हैं कि नहीं जनाब आप इनको वो ना दें, इनको एक्सटेंशन ना दें। और पीपल्स पार्टी क्योंकि कोशिश कर रही है कि हमारा चेयरमैन सेनेट हमारा होना चाहिए, क्योंकि कौमी असम्बली की उनके स्पीकर की जो उसमें डिवीजन थी या तकसीम हुई है फार्मूले की, वो तो कौमी असम्बली चली गई उनके पास, नवाज लीग के पास। अब जो चेयरमैन सेनेट का जो ये ओहदा है ये रहना है इनके पास पीपल्स पार्टी के पास। पीपल्स पार्टी को मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक दो हम खबर दे भी चुके हैं, जरदारी साहब पे बड़ा दबाव है कि आप अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं उनको एज चेयरमैन के तौर पर उनको लेकर आए, और जिसको वो रिफ्यूज भी अभी तक रजिस्ट, मैं कहूँगा रजिस्ट करूँगा, रिफ्यूजल मे बी अ बिट अर्ली या थोड़ा सा सख्त हो जाएगा, लेकिन अब तक वो रजिस्ट कर रहे हैं। साथ में अगर वो नहीं करते, आपको पता है पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के बगैर बड़े ओहदे जो हैं वो लेना मुश्किल हो जाता है। वो शहबाज शरीफ साहब हूँ, वो आपने वीडियो भी देखी होगी चल रही है कि जिसमें अगर आर्मी चीफ जब मिलने गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस ऑफ बहर उनको रिसीव करने गए हैं, उल्टा उनको सैल्यूट मार रहे हैं और एक तरह की एम्बेरसिंग सिचुएशन अपने लिए भी पैदा कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आर्मी चीफ साहब के लिए भी पैदा कर रहे हैं। वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो बहर तक आएंगे और आके मुझे सैल्यूट आगे से मारेंगे। ये उनके लिए भी अगेन आई मस्ट है कि एक गैर मुतवक्की चीज़ होगी और एम्बेरसिंग एज वेल होगी कि आपका जो बास जो है ऑकवर्ड। अब ये चीज़ें थोड़ी सियासतदान फिर कहते हैं हम पे तनकीद होती है और हमारा वोट को इज्जत दो या हमें या लोग हमारी आगे इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, तो रिस्पेक्ट थोड़ी सी आपको खुद करानी पड़ती है, अपने ओहदे की करनी पड़ती है। सम टाइम आपका मिजाज जो भी हो, आप जो लेकिन उसका ओहदा है इस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो ऑफिस है, अब उसकी थोड़ी सी कदर और उसकी मंजिल जो है ना वो रखी जाती है। जो मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब इन चीज़ों पर खैर बिलीव नहीं करते, इक़्तिदार लेना उनके लिए प्रायोरिटी होता है, वो बाकी खैर अपनी जगह पे। सो सेम गोज फॉर अदर पोजीशंस। अगली बारी सदर पाकिस्तान की है, अब जरदारी साहब ने सदर के इलेक्शन के लिए उन्होंने अपना अप्लाई किया हुआ है। अब अगर वो चेयरमैन सेनेट के लिए नहीं मानते ये एस्टेब्लिशमेंट की, तो फिर आपको वहाँ बंदे भी आपके भी गायब हो सकते हैं, जैसे इमरान खान साहब के
तहरीक एतमाद के वक्त बंदे गायब हो गए थे, MQM भी इधर उधर हो सकती है, कोई आपको बलूचिस्तान असम्बली से भी वोट नहीं पड़ेंगे, कोई हो सकता है कोई और लोग भी वोट ना डालें। सो जरदारी साहब इन्हें एक टाइट पोजीशन में है कि सेनेट चेयरमैनशिप अगर उन्होंने अपनी रखनी है तो फिर सदारत उनकी थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी, जो क्योंकि मुकाबला बड़ा टाइट होगा। आप जहन में रखें कि बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है नंबर्स में, अगर थोड़ा सा आगे पीछे चीज़ें हुई कि बहुत बड़ी कोई आपको चेंज नजर नहीं आ रही। PTI के पास हमारे साथ मौजूद है सलीम मांडीवाला साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सलीम मांडीवाला साहब। जी जनाब। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और आज बड़ा इम्पोर्टेंट डे था, सेनेट इजलास हुआ और उसमें बहुत सारी तकरीरें हुई। जो रिटायर होने वाले सेनेटर्स हैं उनकी बहुत सारी बातें, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। आपने भी एक बड़ी पावरफुल स्पीच की जिसमें आपने कुछ तजावीज़ दी, कुछ इंकशाफात किए जो पिछले 6 सालों में होता रहा, कुछ आपने शिकवे शिकायतें भी थी। ओवरऑल ये जो आपकी स्पीच थी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था और इसका क्रक्स क्या था, अगर उस पर ज़रा रोशनी डालें। इसका कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये था कि सेनेट इज अ हाउस ऑफ फेडरेशन। the whole federation is represented equally in the Senate of Pakistan, और हम जो है वो सबको रिप्रेजेंट करते हैं, सारे प्रोविंसेस को। और जितनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी होती है, जितनी लेजिस्लेशन होती है, सब सेनेट में होती है। और उसमें जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है लास्ट 6 साल में, ऐसी ऐसी चीजें हुई हैं जिससे आदमी ये फील करता है कि ये हाउस ऑफ फेडरेशन इज क्रम्बलिंग। और मैं ये समझता हूं कि जो वकार था सेनेट का, जो रिस्पेक्ट थी, जो एक स्टेचर था, उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची। जी सलीम मांडीवाला साहब। तो मेरा मकसद सिर्फ एक्सप्लेन करने का ये था कि जो चीजें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई हैं सेनेट में, वो नहीं होनी चाहिए, और उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है सेनेट ऑफ पाकिस्तान को और हमारे लेजिस्लेचर्स को। ठीक है सलीम मांडीवाला साहब, आपने चेयरमैन सेनेट की एक्सटेंशन की भी मुखालफत की है, क्या लॉजिक है आपके पास, क्यों नहीं होनी चाहिए? जी, मैं आपको एक लॉजिक पहले तो बता दूं कि सेनेट रूल्स में और कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। देयर इज नो एक्सटेंशन। आपका 6 साल का टर्म होता है, 6 साल के टर्म पे आप खत्म हो जाते हैं, और उसके बाद वो सिर्फ एक्सटेंड हो सकती है विद अ न्यू इलेक्शन। उसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आप फिर वही जो मैं अभी आपको बात बता रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, फिर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन की तरफ जा रहे हैं दोबारा। फिर हम एक ऐसी चीज करने जा रहे हैं जो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी रूल बनाने जा रहे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत ही नहीं देता। तो मैं इसीलिए मुखालिफत करता हूं। मेरी कोई इंडिविजुअल के खिलाफ कोई मुखालिफत नहीं है। मैं कहता हूं आप ऐसे काम ना करें जो आप नजर आए कि ये एक पर्सनल बेनिफिट किसी को दिया जा रहा है, ये पर्सनली किसी को अकोमोडेट किया जा रहा है। अच्छा सर, ये बहुत शुक्रिया आपका मांडीवाला साहब, आपने सर हमें ज्वाइन किया। ये एक्सटेंशन की थोड़ी सी समझ नहीं आ रही कि ये कोई अगले चेयरमैन की अगेन उनके इलेक्शन तक की उसके एक्सटेंशन की बात हो रही है या 3 साल एक्सटेंशन की बात हो रही है? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, कितने टेन्योर के इलेक्शन की बात हो रही है? ये जो अभी प्रेजेंट चेयरमैन थे संजरानी साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट की पार्टियों को कि जी मुझे यहाँ रखा जाए जब तक के नया चेयरमैन नहीं आता जी। अब देखें, नेशनल असेंबली का इशू डिफरेंट है। नेशनल असेंबली का इशू ये है कि वो हाउस रिटायर हो जाता है पूरा का पूरा जी। सेनेट को जिस तरह से स्ट्रक्चर किया गया है, सेनेट कभी भी रिटायर नहीं होती। सेनेट हर वक्त, आधी सेनेट हर वक्त मौजूद होती है और आधी सेनेट सिर्फ रिटायर होती है, ताकि कोई अगर ऐसा मौका आ जाए तो कम से कम आधी सेनेट मौजूद हो। तो सेनेट को कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया गया है नेशनल असेंबली के मुकाबले। अरे सर, आपका क्या ख्याल है? जस्ट मैं अपनी उसके लिए पूछ रहा हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि संजरानी साहब 6 साल वो रहे हैं सर, वो चेयरमैन रहे हैं, बल्कि लाने वाले, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। लाइन ड्रॉप हो गई है मांडीवाला साहब की। अच्छा, ये दोबारा थोड़ी सी कोशिश कीजिए। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था जो मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि संजरानी साहब जो है 6 साल वो चेयरमैन सेनेट रहे हैं, और उनको मजे की बात जो है, उनको लाने वाले जो हैं ये पीपल्स पार्टी वाले ही थे।
बल्कि मुमकिन है, मैं अभी पूछ भी लेंगे, सलीम मांडीवाला साहब ने भी उनके हक में वोट डालो, बल्कि मांडीवाला साहब जो है डिप्टी चेयरमैन थे उनके साथ, वो चेयरमैन थे, और एक बहुत बड़ी उन्होंने उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं साथ मौजूद। जी जी, मैं चले सॉरी सर, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी जी जी सर। मुझे अगर ठीक याद पड़ता है तो अगर 6 साल पहले इनको जो ना चेयरमैन लगाया गया था संजरानी साहब को, ये तो सर आपने और आपकी पार्टी ने, जरदारी साहब ने लगाया था सर, आप लोगों ने उनको चेयरमैन बनवाया था, आपने भी वोट डाला होगा, बल्कि आप डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी थे उनके साथ सर। देन कहाँ से कोई ऐसे इख्तलाफात अब पैदा हो गए हैं कि 1 महीने की एक्सटेंशन उनको नहीं दी जा सकती? 6 साल के लिए आपने उनको चेयरमैन सेनेट सर एक्सेप्ट किया, व्हाई नॉट 1 मंथ मोर? क्लासरा साहब देखें, मैं आज सेनेट का मेंबर नहीं हूं, फॉर एग्जाम्पल। जी सर। मैं सेनेट में कैसे एक्सटेंशन ले सकता हूं? आप समझ नहीं रहे। ओके। आई एम नॉट अ मेंबर एनी मोर ऑफ द हाउस। ये कब, मैं किस चीज की एक्सटेंशन ले रहा हूं? ये किस डेट से? 8 से खत्म हुई है सर, 8 मार्च को खत्म हुई है सेनेट सर। ये 11 को खत्म होगी। अच्छा, 3 दिन मगर बाद। इनका एक और भी मसला है जी। ये बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़े हैं, 11 मेंबर्स हमारे इलेक्शन लड़के डिफरेंट असेंबलीज में चले गए। ये एक वाहिद मेंबर हैं जो आज तक सेनेट में बैठे हुए हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि वो कोई उसका नेक्स्ट चेयरमैनशिप के लिए कोशिश करेंगे? सेनेटर तो फिर उन्हें दोबारा इलेक्ट होना पड़ेगा बलूचिस्तान से। बिलीव मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये इसका मकसद क्या है, इस चीज को करने का, इसकी वजह क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रही। और जो मुझे सुनने में आता है कि जी वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, सेनेट की फाइनेंस का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते हैं, और जो ये नौकरियों शौकरियों के चक्कर हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर के चक्कर हैं, ये सब चीजें अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं जब तक वो रख सकते हैं। और इसका कोई मकसद नहीं, क्योंकि टेक्निकली ही इज नॉट मेंबर ऑफ दिस हाउस। अच्छा सर, आपको क्या मतलब है? हमने वही, जैसे मैंने कहा, जरदारी साहब और आप साहब ने उनको चेयरमैन बनाया, तो कहाँ पे फिर इख्तलाफात पैदा हुए सर? क्योंकि जरदारी साहब ने भी एक दिन उनकी वीडियो आई थी, वो संजरानी साहब को कह रहे थे, वो गुफ्तगू जो हो रही थी किसी शादी पे, तो उससे लग रहा था कि जरदारी साहब कुछ ज़्यादा खुश नहीं है संजरानी साहब से। सो कहीं ना कहीं संजरानी साहब और आपके दरमियान कोई अगेन कोई इख्तलाफात हुए जरदारी साहब के साथ, या उन्होंने साइड्स बदल ली, या क्या हुआ सर? सर वो साइड्स तो वो बदलते रहे हैं ना, काफी साइडें बदली हैं उन्होंने, और वो हमेशा वो साइड पे कोशिश करते हैं जाने की जहां मैं एडजस्ट हो सकूं और मैं अपनी कंटिन्यूटी रख सकूं। पहले वो पीटीआई में थे, फिर वो नून में आ गए, फिर वो हमारे साथ आ गए, तो वो तो ये चलता रहता है उनका, ये तो कोई नई बात नहीं है। नहीं, जब आपके पास आए थे किसी सुलह सफाई से आए थे, या किसी कोई बड़े आदमी की सिफारिश पे आए थे सर? सर वो तो पैराशूट से आए थे ना। अच्छा सर जी, इस वक्त जो असल चीज रेस होने वाली, ये तो अपनी जगह पे चेयरमैन सेनेट के लिए कुछ मतलब खबरें थी, कोई मैंने भी कोई थोड़ी सी पता चला था कहीं से, कोई अपने मुझे जराए से, कि शायद पिंडी वाले जो हमारे भाई हैं वो अनवारुल हक काकड़ साहब को चाहते हैं कि चेयरमैन सेनेट उनको बनाया जाए, वो भी इस दौड़ में शामिल हैं। आप लोगों को शायद कोई डिफरेंट चॉइसेस हैं सर, ये थोड़ा सा कोई कुछ शेयर करेंगे कि? सर ये इस पे क्लैरिटी आ जाएगी जैसे सदर साहब ऑफिस ले लेंगे ना, इन चीजों पे क्लैरिटी आ जाएगी। इस वक्त एक्चुअली वी आर ऑल बिजी इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, और ये मसला चल रहा है। अच्छा, ये गिलानी साहब जी सर, सॉरी सर, जी जी, हाँ जी, तो मैं इस वक्त जो फोकस है ना सिर्फ उस पे है, उसके बाद इन चीजों को एड्रेस किया जाएगा। अच्छा, ये यूसुफ गिलानी साहब का सुन रहे थे कि आपके वो जो है चेयरमैन सेनेट होंगे, और लास्ट टाइम भी वो मुश्किल से बनते रह गए थे, 7 वोट जो थे, तो उनके साथ वही तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी हुई ना। 7 वोट उनके जो सही वोट थे वो रिजेक्ट किए गए, और संजरानी साहब को दोबारा चेयरमैन सेनेट बनाया गया। वही तो मैंने आज जिक्र किया अपनी स्पीच में। वो सर, बाद लोग तो कहते हैं जरदारी साहब को उस वक्त शायद जनरल फैज साहब ने कोई दबाव डाला था, तो जानबूझ के ये 7-8 वोट खराब करा दिए गए थे कि चलें कि जनरल फैज साहब नाराज ना हो, वो खुश रहें। सो उस वक्त तो समझा गया था, सारी अंडरस्टैंडिंग थी सर। मुझे इसका इल्म नहीं है जी सर, ये ऐसी बात थी, मगर ये जरूर मुझे इल्म है कि वो 7 वोट गलत रिजेक्ट किए गए थे, और उनको दोबारा संजरानी साहब को चेयरमैन बनाया गया था। अच्छा सर, ये गिलानी साहब ने कैसे सेनेट छोड़ के वो कौमी असेंबली में चले गए सर? अब दोबारा पता चला सर वो एक्चुअली वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे, तो इलेक्शन उन्होंने लड़ा, वो जीत गए। अब वो चाहते हैं कि मैं दोबारा यहाँ आऊं और मैं चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ूं,
तो ये तो सियासत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, उन्होंने वहां पे एमएनए का हलफ लेके फिर वहां से रिजाइन करके फिर दोबारा सेनेट में आ रहे हैं सर वो। जी जी जी। तो उनके कितने चांसेस हैं? आपकी पार्टी फाइनल कर चुकी है कि गिलानी साहब ही नए चेयरमैन सेनेट होंगे सर? सर वो एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ ना, बेसिकली उनको लाने का मकसद ही यही है। ये सेनेट में है? जी जी। तो आपके क्या चांसेस हैं सर? आप भी जरदारी साहब के बड़े करीब रहे हैं, आप भी सर बड़े। देखें सर, इसमें कोई करीब वरीब की बात नहीं होती। इसमें तो जो भी पार्टी डिसाइड करेगी वो उसको इम्प्लीमेंट करेगी। अच्छा, इसकी डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सीट वो आपके पास है या वहां नवाज लीग का कोई बंदा आएगा सर? सर वो पीएमएलएन को दिया हुआ है। अच्छा, जैसे कौमी असेंबली में हुआ है कि वहाँ स्पीकर उनका है और डिप्टी वैसे आपका है सर? वैसे ही वैसे ही। अच्छा अच्छा सर जी, ये आपने जो इसमें बातें की हैं, जो सेनेटर्स का कहा है कि बहर बैठ ट्रैवल करने जाते हैं कोई, वो भी आपने बहुत सारे इश्यूज रेज किए। वो मैं आपसे लिस्ट शेयर करूंगा। अच्छा, मतलब है आप कह रहे हैं कि एक सेनेटर है बेचारा जो पूरे पूरे साल कहीं नहीं किया, और एक सेनेटर है 10-10 दौरे करके आया। अच्छा सर, जरा थोड़ा सा नेशनल पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं सर। आपने वो तो चलो वो सेनेट वाला हो गया। इसाक डार साहब जो थे सर, क्योंकि आप खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, आप फाइनेंस को आप भी समझते हैं, कमेटी के चेयरमैन भी हैं। अब फाइनेंस कमेटी से उनको हटा के औरंगजेब साहब को लाया जा रहा है। मतलब आप इस चेंज को कैसे देखते हैं? पहले भी बैंकर्स रहे हैं सर हमारे पास, शौकत तरीन साहब रहे हैं, मोइन कुरैशी साहब रहे हैं, इससे पहले शौकत अजीज साहब रहे हैं। बैंकर्स का एक कहते हैं टनल, एक माइंड सेट होता है, डिपॉजिटर माइंड सेट होता है, उसके पास वो इकोनॉमिक सोच, अप्रोच, विजन नहीं होता। लेकिन हर दफा हम कोई ना कोई सर कोई बैंकर लेके आते हैं। ये बैंकर के साथ हमारी रूलिंग लीड का इतना रोमांस क्यों है सर? सर वो मेरा ख्याल ये है कि आपने देखा होगा, पहले हम शमशाद अख्तर को लाए, हमारे जमाने में हफीज शेख को लाए, पीटीआई में शौकत तरीन साहब आए। बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज टू ब्रिंग द प्रोफेशनल जी, और इसके पीछे कोई और चीज नहीं है। और वो फील करते हैं कि प्रोफेशनल कैन डील विद द मल्टीलैटरल्स, प्रोफेशनल कैन डील बेटर विद द आईएमएफ, प्रोफेशनल हैज अ मोर बेटर व्यू हाउ टू डू अ ट्रांजैक्शन विद देम। तो ये बेसिकली इसका एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आपका क्या ख्याल है, एक बैंकर अच्छा वजीर खजाना हो सकता है सर? सर अब ये तो देखें, जिस चीज के लिए उनको लाया जा रहा है, वो मेरे ख्याल वो एक जिस टास्क के लिए आ रहे हैं, वो फिर पता चलेगा एग्जैक्टली कि उसमें क्या डिलीवरी वो कर पाते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। तो आपका डार साहब का हटाया जाना, हाउ डू यू व्यू दैट, कि ठीक फैसला है नवाज लीग का, और उनको फॉरेन मिनिस्टर बना देना, जिस बंदे ने सारी उम्र फाइनेंस हैंडल की हो, डील की हो पिछले 30-35-40 साल में, वट एवर टाइम, उनको अचानक उठा के वहां पे फॉरेन मिनिस्ट्री में लगा दिया जाए? तो आप समझते हैं कि फाइनेंस का बंदा फॉरेन मिनिस्ट्री में जाके फॉरेन वो एडजस्ट हो जाएगा सर? देखिए अभी ये तो वक्त बताएगा, मैं यही कह सकता हूँ, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वैसे आपके क्योंकि कोलीग्स हैं सारे, आई अंडरस्टैंड सर, बाज़ मुश्किल हो जाता है। उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब रहे हैं, शौकत तरीन साहब रहे हैं, हफीज शेख साहब रहे हैं, डार साहब रहे हैं, आप खुद भी फिर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं सर। आप कैसे इनको एवेल्युएट करेंगे इन तीनों चारों को सर? मतलब किसका टेन्योर, किसका दौर आपको लगता है कि बेहतर था? हर आदमी की अपनी कैपेसिटी है जी सर। तो ये कहना कि कौन किससे अच्छा था, कौन किससे, और वो वक्त क्या था, उस वक्त हालात क्या थे, देखिए ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं जी, कि उस वक्त क्या कंडीशंस थी, पाकिस्तान की सिचुएशन क्या थी, जब वो अपना मिफ्ता इस्माइल आए तो क्या पोजीशन थी, जब शौकत तरीन आए तो क्या पोजीशन थी, तो जब हम थे उस वक्त क्या पोजीशन थी। तो ये तो डिपेंड करता है सर किस सिचुएशन में आप आते हैं, आपके सामने क्या चैलेंजेस हैं और आप उनको कैसे टैकल करते हैं। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अच्छा सर, लास्टली आपने आज बात की तकरीर में कि कोई 65 के करीब सेनेटर जो थे एक तहरीक, मतलब अगर तहरीक अगेन वो अदम एतमाद में खड़े हुए थे, 14 उनमें से गायब हो गए थे सर। ये किस ये टेन्योर की दौर की बात है, और 14 कौन लोग थे सर? ये सर जब नो कॉन्फिडेंस हुआ था संजरानी साहब के खिलाफ, आपको याद नहीं है? याद है सर। सारी दुनिया ने, सारे इंटरनेशनल चैनल्स ने उसको उठाया था। ये 3 साल पुरानी बात है, यू नो। तो ये तो इतनी बड़ी स्टोरी थी दुनिया की कि आप सोच नहीं सकते।
अच्छा सर, सेनेट वाज वंस ए वेरी पावरफुल एक इदारा था। बड़े बड़े लोग सेनेटर्स यहाँ पे हैं। यूजली तौर पर देखा जाता है कि इंतहाई जो काउंसिल ऑफ एल्डर्स जो है, टेक्नोक्रेट्स, ज़्यादा जो पढ़े लिखे, ज़्यादा समझदार लोग जो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हो सकते, उनको सेनेट में लाया जाता है। अब देख नहीं रहे कि बड़े अरसे से मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, सेनेट का जो म्यार था, जो इसकी क्लास थी, नो ऑफेंसेस टू एनीवन, बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, वो कंप्रोमाइज्ड हुआ है। अब लोगों ने पार्टीज भी जब सेनेटर्स के लिए इलेक्ट करना चाहती हैं, टिकट देती हैं, वो वफादारी या जाती यारी दोस्ती और फायदा नुकसान देखते हैं, वो टेक्नोक्रेट्स कबलियत तो नहीं देखते। डू यू एग्री विद दैट असेसमेंट? का सेनेट का इस वजह से पिछले कुछ अरसे में म्यार कम हुआ है? आपका असेसमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका असेसमेंट 100% सही है। और आज मैंने यही बात की है कि सेनेट का म्यार इतना गिर गया है कि अब इसको वापस लाना भी एक बहुत बड़ा अपहिल टास्क है। अच्छा, ये पहले कभी नहीं सुनते थे कि सेनेट की सीटें बिकें, पैसे दिए जाएं। अब तो ओपनली बात होती है, फलान इतने करोड़ पार्टी को दिए, फलान लोगों को दिए। बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि पार्टी लीडर्स जो हैं वो भी किसी हद तक जिम्मेदार हैं कि जो इस तरह की? सर देखें, इस बाइंग सेलिंग में पार्टी लीडर्स इन्वॉल्व नहीं है। ये ज्यादा कहाँ होता है? ये होता है बलूचिस्तान में और ये होता है केपीके में। पंजाब में जो पार्टी के सेनेटर्स हैं ना, उनमें कोई लेन देन नहीं होती। ये सारे वो लोग हैं जो के सेनेट में आना चाहते हैं किसी ना किसी तरीके से, वहां ये लेन देन का सारा काम चलता है और उस वजह से ये बदनामी हमें फेस करनी पड़ती। और ये पार्टीज में कुछ नहीं होता जी। और ये भी सुनने में आता है बहुत सारे जो चेयरमैन हैं, सारे नहीं, ऑफ कोर्स अगेन आई वुड से देयर आर वंडरफुल पीपल एज वेल सेनेटर्स, तो मोस्टली उस कंट्रैक्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, और वही भी कमेटीज लेते हैं जहाँ पे उनके कोई ठेके हैं या उनके साथ कोई लैंड देन है, ये सारी चीजें चलती हैं सर, वहीं बैठते हैं। उनकी कोशिश यही होती है, जरूरी नहीं है कि उनको वो मिले या ना मिले, बट कोशिश उनकी यही होती है। ये आप सही कह रहे हैं। राइट सर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। सलीम मांडीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर मौजूद होंगे कंबर जैदी, उनसे बात करेंगे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक बड़ी सिफारिश की है जिसमें मुस्ताफी सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको बरतरफ करने की सिफारिश की गई है। इसके ऊपर बात करेंगे और डिटेल्स क्या है वो जानेंगे। कंबर जैदी से हमारे साथ रहिए।